ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास अपनी रहेगी चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बहुत ही शानदार चैप्टर है अपना। और यह चैप्टर सिंपल भाषा में कहूँ तो आवर्त सारणी है, उस पर आधारित है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इस आवर्त सारणी को जो आधुनिक स्वरूप है, ये आवर्त सारणी जो दिखाई गई है वो आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप है, जिसे हेनरी मोजले द्वारा दिया गया। साथ में और भी वैज्ञानिक थे, लेकिन प्रमुख रूप से जो वैज्ञानिक हैं हेनरी मोजले, उनके द्वारा ये आवर्त सारणी दी गई। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनको एक क्रम के अनुसार रखा गया है। और ये क्रम किस प्रकार से होगा, ये क्रम किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से ये आवर्त सारणी बनी। जो पहले की आवर्त सारणी थी वो कुछ डिफरेंट टाइप की थी, अलग अलग प्रकार की थी। तो ये जो आवर्त सारणी हमें प्राप्त हुई है, ये अचानक से प्राप्त नहीं हुई, इसका एक लंबा इतिहास है। और आज उसी इतिहास के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर। जैसे कि अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, डोबेराइनर का त्रिक नियम है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और कुछ एक दो और वैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ये चैन कोर्टोइस नाम का एक वैज्ञानिक है, लोथरमेर वक्कर है। इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। लेकिन जो प्रमुख एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से, वो हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। जैसे कि देखो यहाँ पर डोबेराइनर का त्रिक नियम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये इंपॉर्टेंट। अगर इतिहास से आवर्त सारणी का इतिहास अगर पूछा जाएगा तो इन तीन जो आवर्त सारणियाँ हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करें। तो क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त सारणी की परिभाषा से। जैसे कि आवर्त सारणी की परिभाषा, यानी कि आवर्त सारणी आखिर है क्या चीज़, ये किस प्रकार से बनी और इसका क्या आधार है, और इस पर जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आवर्त सारणी की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखो वो पहले क्या हुआ था, कुछ ही तत्व खोजे गए जिन्हें क्या करते लोग आसानी से समझ पाते थे। यानी दो चार तत्व हो तो आसानी से पढ़ लेंगे उनके रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म, या उनकी जो भी अभिक्रियाएं हैं, या जो उनको हम फिजिकली रूप से देख पाते हैं, या उनके कवंथनांक या गलनांक है, ये अन्य प्रकार की प्रॉपर्टीज है, वो हम आसानी से पढ़ पाते हैं अलग अलग। लेकिन अगर क्या हो कि हमारे पास जो वर्तमान में जो तत्व हैं वो लगातार इतने हो गए हैं, यानी कि 118 तत्व से भी ज़्यादा तत्व खोजे जा रहे हैं अभी। तो अभी तक तो ज्ञात हैं 118 तत्व, लेकिन ये प्रोसेस अभी भी जारी है और आगे न जाने कितने तत्व मिलेंगे। तो इनके अध्ययन को सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए एक सारणी में व्यवस्थित किया गया। यानी जो ज्ञात 118 तत्व हैं उनको अध्ययन की सुविधा के लिए एक सारणी में व्यवस्थित किया गया। इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त सारणी। हमें आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि हमें आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अनेक प्रकार के तत्व खोजे जाने के बाद में उनका अलग अलग अध्ययन करना आसान नहीं है। यानी कि अनेक प्रकार के तत्व खोजे जाने के बाद में उनका अध्ययन अलग अलग करना आसान नहीं है। इस कारण से उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया ताकि उनके अध्ययन में हमें आसानी मिले और हम उनका अध्ययन बहुत ही इजी तरीके से कर सकें। तो आवर्त सारणी ये बनाई गई। तो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो अभी अभी हमने पिछले पेज में देखी थी कि आधुनिक आवर्त सारणी है, तो उसके जनक कौन है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी अभी हमने देखी थी उसके जनक कौन है, हेनरी मोजले। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। तो आंसर सही क्या होगा, हेनरी मोजले। क्या होगा आंसर, हेनरी मोजले। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक क्या है, आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो ये कौन होंगे, मेंडलीफ। इसका आंसर क्या होगा, मेंडलीफ। तो आवर्त सारणी का जनक तो कौन है, मेंडलीफ। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछा जाए आपसे तो ये आप आंसर दोगे इसका, हेनरी मोजले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर देखें कि सबसे पहली आवर्त सारणी कौन सी है, डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम, इस डोबेराइनर का त्रिक नियम में वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर ही इन्होंने यह आवर्त सारणी है। जैसे कि डोबेराइनर है, यह तो इस
जो ये डोबेराइनर नाम है, यही वैज्ञानिक का नाम है कि डोबेराइनर का त्रिक नियम किसने दिया, तो वैज्ञानिक का नाम क्या है, डोबेराइनर। अब त्रिक से हम अर्थ निकालेंगे, त्रिक का मतलब क्या होता है, तीन, यानी कि डोबेराइनर ने क्या किया कि तत्वों को तीन तीन के समूह में व्यवस्थित किया। कितने कितने समूह में, तीन तीन के समूह में व्यवस्थित किया। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो इस नियम के अनुसार हम समझेंगे डोबेराइनर ने तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया और अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। तो उन्होंने इसी क्रम में कहा कि तत्वों को अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे, साथ ही तीन तीन के समूह बनाएंगे, तो तत्वों की स्टडी वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, डोबेराइनर ने तत्वों को तीन तीन के समूह में व्यवस्थित किया तथा बताया कि जो प्रथम तत्व है और तीसरे तत्व का परमाणु भारों का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये डोबेराइनर ने अपने त्रिक नियम में बताया और कहा कि जो प्रथम तत्व है, जैसे कि यहाँ पे पहला त्रिक है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो जो लिथियम का जो परमाणु भार है, लिथियम का परमाणु भार है वो कितना है, 7। पोटेशियम का परमाणु भार 39। तो अब ये बीच वाला तत्व है यानी कि सोडियम है, इसका परमाणु भार लिथियम और पोटेशियम के जो परमाणु भार है उनके औसत के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे हम 7 + 39 करेंगे डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आना चाहिए लगभग 23 के बराबर। कितना आना चाहिए, लगभग 23 के बराबर। ये आता भी है 7 + 39 बट्टे 2 करने पर क्या आएगा आंसर, 23। तो यानी कि ये नियम सही साबित हुआ कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम में क्या कहा कि जो प्रथम तत्व है और तीसरा तत्व है उनके परमाणु भारों का जब औसत निकालेंगे तो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि लिथियम है, उसका परमाणु भार कितना है, 7 है, और पोटेशियम का परमाणु भार कितना है, 39। जब इनका औसत निकालेंगे, औसत किस प्रकार से निकालते हैं, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो संख्या यानी कि लिथियम पहला तत्व है, उसका परमाणु भार 7, पोटेशियम उसका परमाणु भार 39, तो इनको जोड़ेंगे और संख्या कितनी है, 1 और 2। लिथियम और पोटेशियम 2 तो हैं, 2 का भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 23, जो किसके बराबर है, सोडियम के परमाणु भार के बराबर है। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि दूसरा त्रिक दिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम का परमाणु भार हमें पता है 40 होता है, बेरियम का परमाणु भार कितना होता है, 137। अब इस नियम के अनुसार अगर हम क्या करें, इनके परमाणु भार का औसत निकालें, यानी कि हम क्या करें कि 40 + 137 करें, 40 + 137 करें डिवाइड बाई 2, तब इसका आंसर लगभग कितना आना चाहिए, स्ट्रोंशियम के जो परमाणु भार है उसके बराबर आना चाहिए, और वो कितना होता है, 88। और जो ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है, एक डोबेराइनर का त्रिक है। उसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये त्रिक है। यहाँ पे हमें पता है क्लोरीन का जो परमाणु भार कितना होता है भाई, 35.5। उसी प्रकार से आयोडीन का परमाणु भार कितना होता है, 127। अब इस नियम के अकॉर्डिंग हमें ब्रोमीन का जो परमाणु भार है यानी कि 80, उसके बराबर इनका औसत होना चाहिए। जैसे कि क्लोरीन का 35.5 प्लस आयोडीन का कितना, 127 बट्टे 2, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, 80, जो हमें प्राप्त होता है 80। तो ये थे डोबेराइनर के कुछ त्रिक। तो इस नियम के अनुसार हम देखेंगे कि जो अब आधुनिक आवर्त सारणी है वहाँ पर भी ये नियम कई कई जगह काम में आता है। जैसे कि उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि वो आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के तत्व होने चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के तत्व होने चाहिए, यानी कि एक ही वर्ग के तत्व, एक ही वर्ग के तत्व। दूसरी कंडीशन क्या होगी
कि उनके परमाणु क्रमांकों का अंतर समान होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी क्या है? परमाणु क्रमांकों का अंतर समान होना चाहिए। परमाणु क्रमांकों का अंतर समान होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी व्यवस्था बनती है, तो वो डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार ही है। यानी कि वहाँ पर प्रथम तत्व और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार है उनका औसत निकालेंगे, तो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आएगा। तो ये नियम था डोबेराइनर का त्रिक नियम। अब ये आगे सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि इसकी कुछ कमियां थी। वो सबसे इम्पोर्टेंट कमी कौन सी है कि डोबेराइनर कुछ ही त्रिक बना पाए। डोबेराइनर ने क्या किया? कुछ ही त्रिक बना पाए, इस कारण से ये फेल हुआ। यानी कि कुछ ही तत्वों को इस प्रकार से इस क्रम में व्यवस्थित कर पाए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। अगर यहाँ तक बने हो वीडियो में, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने कुछ सुझाव हो तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।